हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैं क्यों लिखता हूँ कृतिका का 5वां पाठ, जो कि अगे जी द्वारा लिखा गया है। इस पाठ में आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं क्यों लिखता हूँ एक अगे जी की एक ऐसी रचना है जिसमें उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि कोई भी कवि या लेखक अपनी कृति क्यों लिखता है। यानी कवि और लेखक जो भी रचना करते हैं, जो भी कविता लिखते हैं या फिर जो कहानियाँ लिखते हैं, पाठ लिखते हैं, विवरण लिखते हैं, किसी भी तरह का साहित्य रचना जो वो करते हैं वो क्यों करते हैं, किस कारण से करते हैं। किसी भी रचना को लिखने का मुख्य कारण क्या होता है, ये स्पष्ट करते हुए अगे जी ने इस पाठ को लिखा है। और इस पाठ के अंदर उन्होंने उदाहरण लिया है जापान के हिरोशिमा में हुआ परमाणु विस्फोट, उसके बारे में बताते हुए उन्होंने लिखा कि कोई भी कवि, कोई भी लेखक किसी भी नई रचना को क्यों करता है। तो शुरू करते हैं। मैं क्यों लिखता हूँ। वीडियो में बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि जहाँ भी आप वीडियो को स्किप करेंगे हो सकता है उसी जगह पर मैंने कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट बताया हो जिससे कि आपको पाठ समझने में दिक्कत आ सकती है। पढ़ करके आप इसे समझ जाएं, ऐसा थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आप मेरे द्वारा की गई समीक्षा को, मेरे द्वारा की गई सरल व्याख्या को ध्यान से सुनेंगे तो आपको पाठ के पीछे दिए हुए प्रश्न अभ्यास या फिर कहीं से भी कोई प्रश्न आ जाए उसका उत्तर लिखने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। आप सभी तरह के प्रश्नों के उत्तर खुद से लिख पाएंगे। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और अंत में अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ें। तो आइए शुरू करते हैं। मैं क्यों लिखता हूँ। लेखक कहते हैं कि मैं क्यों लिखता हूँ। ये प्रश्न पढ़ने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन वास्तव में ये बहुत मुश्किल प्रश्न है, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर मैं क्यों लिखता हूँ, अगर हम इसका उत्तर खोजें तो हमें किसी भी लेखक की उसके पर्सनल जीवन में, उसके व्यक्तिगत जीवन में झांक करके देखना पड़ेगा कि कौन से कारण है कि वो लिखता है। और हर लेखक का अलग अलग कारण हो सकता है। इसलिए बहुत छोटे में इस बात का जवाब देना कि कोई भी लेखक क्यों लिखता है, ये बहुत मुश्किल है। हाँ, ये हो सकता है कि जब हम इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहें कि कोई भी लेखक क्यों लिखता है, तो कुछ मेन पॉइंट्स हैं, मुख्य बिंदु हैं जो सभी के लिए एक जैसे हो सकते हैं। वैसे हर एक लेखक की अलग अलग रीजंस होते हैं, अलग अलग कारण होते हैं कि वो क्यों लिखता है। एक उत्तर इसका ये भी हो सकता है कि लेखक खुद ही जानना चाहता है कि मैं क्यों लिखता हूँ। लेखक को अगर ये पता करना है कि मैं क्यों लिखता हूँ, मैं लेखक क्यों बना, तो उसको लिखना पड़ेगा। तब लिखते वक्त वो जैसा महसूस करेगा, उसके जो अनुभव होंगे उसी से उसे पता चलेगा कि मैं लिखना क्यों पसंद करता हूँ, मुझे इसमें क्या अच्छा लग रहा है। सभी लेखक इसीलिए लिखते हैं क्योंकि वो लिखना चाहते हैं और उनका मन उन्हें विवश करता है लिखने के लिए। अब जितने भी लेखक हैं वो सभी कृतिकार तो नहीं होते हैं। कुछ को बहुत प्रसिद्धि मिल जाती है और कुछ को प्रसिद्धि नहीं मिलती है। तो जो प्रसिद्ध हो जाते हैं उनको हम कृतिकार कहते हैं, क्योंकि उन्होंने किसी चीज़ की रचना की है और वह रचना पब्लिक के बीच में गई है, लोगों ने उसे पढ़ा है, सराहा है, पसंद किया है, तो वो तो कृतिकार हो जाते हैं। लेकिन सारी रचनाएं जो हैं वो कृति नहीं होती हैं। कोई छोटे लेखक भी हैं जो लिख करके रख लेते हैं घर में ही, उनका कहीं पब्लिश नहीं होता है। तो हर तरह की जो रचना कार्य है वो कृति नहीं है। अब दूसरा कारण लेखक ये बता रहा है कि पहला तो उसने ये बताया कि हमारे अंदर से हम विवश होते हैं, हमारा मन करता है लिखने का, इसलिए हम लिखते हैं। दूसरा कारण उसने ये बताया कि कुछ बाहर की विवशताएं भी होती हैं। कई बार क्या होता है कि देखिए, जो लेखक है उसका काम है लिखना, तो लिखेगा तभी तो पैसा आएगा उसके पास। तो आर्थिक आवश्यकता भी हो सकती है कि उसे, अर्थ मतलब पैसा, आर्थिक मतलब फिनेंशियल, तो अर्थ की भी जरूरत हो सकती है उसे, इसलिए वो लिखता है। दूसरा ये हो सकता है कि जो संपादक हैं वो संपादक उससे आग्रह करते हैं, जहां पर भी उसका मटेरियल छपता है, उस मैगजीन के या उस न्यूज़पेपर के जो एडिटर हैं, संपादक हैं, वो भी आग्रह करते हैं कि भैया बहुत दिनों से आप लोगों का कुछ आया नहीं है, कुछ लिख करके दीजिए, हम आपका छापेंगे। या फिर प्रकाशक, जो पब्लिशर हैं उसके, वो तकाजा करते हैं कि आप अपना कुछ मटेरियल हमें लिख कर दीजिए और हमें छापना है। तो इस तरह से बाहरी प्रभाव होते हैं कि कुछ लोग उन्हें विवश कर रहे हैं लिखने के लिए। अब लेखक आगे बता रहे हैं कि जो कृतिकार है, यानी जो लेखक है, उसे हमेशा पता होता है कि कौन सी मेरी रचना भीतरी प्रेरणा के कारण हुई है
और कौन सी मेरी रचना बाहरी दबाव के कारण हुई। यानी लेखक ने जो कुछ भी लिखा है, जितनी भी कहानियां लिखी हैं या कविताएं लिखी हैं, उन्हें पता है कि कौन सी कहानी और कविता मैंने भीतरी प्रेरणा से लिखी और कौन सी बाहरी प्रेरणा से। यानी कि कौन सी कविता लिखने का मेरा मन किया और कौन सी कविता या कहानी मैंने बाहर के लोगों के दबाव के कारण लिखी। ये हर लेखक को, हर कवि को पता होता है। और लेखक ये मानते हैं कि जो बाहरी दबाव होता है ना, वो बाहरी दबाव वास्तव में दबाव नहीं होता। असली दबाव हमारे अंदर का ही होता है। कोई भी लेखक तभी लिखता है जब उसका मन करता है लिखने के लिए। हाँ, जो बाहर का दबाव है, यानी कि जो प्रकाशक या फिर संपादक का जो दबाव है या वैसे पैसे की जो कमी है, वो उसके जो अंदर से मन कर रहा है कि मैं लिखूं, वो उस बात को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर देता है कि भाई हाँ, पैसे की भी जरूरत है और मेरा मन भी कर रहा है, तब वो लिखता है। अगर अदरवाइज उसे अंदर से मन ना करे लिखने का बिल्कुल ही, तो बाहर कितने ही पैसों की कमी हो, कितने ही बाहर से तकाजे आ रहे हो, कोई भी लेखक रचना नहीं करेगा, लिखेगा नहीं। आगे लेखक कहते हैं कि किसी भी लेखक का स्वभाव और उसका आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन, उसका बहुत महत्व होता है। कुछ ऐसे आलसी जीव भी होते हैं जो बाहर का दबाव जब तक ना पड़े ना, लिखते ही नहीं है। अब यहाँ पर लेखक ने पहले तो ये कहा कि जब हमारा मन करता है हम तभी लिखते हैं। हाँ, एक आंतरिक कारण होता है लिखने का और एक बाहरी कारण होता है। आंतरिक कारण होता है कि हमारा मन किया, एक होता है आंतरिक कारण और एक होता है बाहरी कारण। आंतरिक कारण है कि जब उसका मन किया और बाहरी कारण है कि जब बाहर के लोगों ने दबाव दिया, तो ये बाहरी कारण है। दो कारण बताए लेखक ने लिखने के, एक है आंतरिक कारण और एक है बाहरी कारण। तो लेखक कहता है कि वैसे तो आंतरिक कारण ही मेन है, बिना मन किए कोई भी नहीं लिखता है, लेकिन आंतरिक कारण को बाहरी जो कारण है वो थोड़ा सा उसे स्ट्रॉन्ग कर देता है, प्रबल कर देता है उसे, कि मन भी कर रहा है और बाहर से भी दबाव पड़ रहा है, तो लेखक लिखेगा ही लिखेगा। फिर लेखक कह रहा है कि देखो, कुछ लोग बड़े आलसी होते हैं, उनका वो इतने आलसी होते हैं कि बाहर का दबाव पड़ने पर भी वो कुछ नहीं लिख पाते हैं। कौन लोग होते हैं ये ठीक वैसे ही लोग हैं जैसे बच्चे करते हैं ना कि सुबह अलार्म लगा देते हैं लेकिन उठते नहीं है, घड़ी का अलार्म बजता रहता है, उसे बंद कर करके फिर सोते रहते हैं। तो ऐसे कुछ लेखक भी होते हैं। अब उन्हीं में से आलसी, जो बचपन में आलसी रहे हैं, वही जब बड़े होकर के लेखक बन गए तो वो आलसीपना तो अभी भी रहेगा। उनको बाहर से दबाव मिल रहा है लेकिन फिर भी वो आलस की वजह से आराम से चुपचाप बैठे हैं, नहीं लिख रहे हैं। इस प्रकार वास्तव में जो कृतिकार है, जो लेखक है, वो बाहर के दबाव के प्रति समर्पित नहीं होता है, उसे एक और सहायक यंत्र की जरूरत होती है। लेखक कहता है कि मुझे इस तरह के सहारे की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती है और ना ही मुझे कभी इस चीज से रुकावट ही आती है मेरे कि कोई मुझे बाहर वाला कहे या ना कहे, मेरा मन करता है तो मैं लिखता हूँ। यानी कि मैं सवेरे उठ जाता हूँ अपने आप ही, पर अगर अलार्म बज भी जाता है तो अच्छा रहता है। कोई भी लेखक दो कारणों से रचना करता है, दो कारणों से लिखता है, एक भीतरी विवशता और एक बाहरी विवशता। तो भीतरी विवशता है कि उसका मन कर रहा है और बाहरी विवशता है कि उसे पैसों की जरूरत है, या प्रकाशक या संपादक या उसके जो पाठक हैं जिनको उसका लिखा हुआ अच्छा लग रहा है, तो वो लोग जब तकाजा करते हैं कि लिखिए लिखिए लिखिए, तो ये बाहरी विवशता है। ठीक है, ये दो विवशताएं आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। फिर लेखक ने कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाहरी विवशता कितनी हो जाए, बाहर से कितना ही दबाव पड़ जाए, पर वो नहीं लिखते हैं जब तक कि उनका मन ना हो। अब ये भीतरी विवशता क्या है भाई? बाहरी विवशता तो हमें अच्छे से समझ में आ गई कि बाहर के लोग जो प्रकाशक हैं, संपादक हैं, पाठक हैं, वो हमारे ऊपर दबाव डालते हैं कि लिखिए लिखिए, तब लेखक लिखते हैं। या फिर लेखक को पैसे की जरूरत है तो पैसों के लिए लिखते हैं कि मैं लिखूंगा तो मुझे इसका पैसा मिलेगा। ये तो हमें समझ में आ गया बड़ी अच्छी तरह से कि बाहरी विवशता क्या है। अब रही बात कि आंतरिक विवशता क्या है, जिसे भीतरी विवशता भी कहते हैं, ये क्या है? तो लेखक कहते हैं, आगे जी ने लिखा है कि ये बताना थोड़ा मुश्किल है कि भीतरी विवशता क्या होती है। हाँ, ये जरूर मैं बता सकता हूं कि भीतरी विवशता क्या नहीं होती है। अगर ये पूछा जाए कि क्या भीतरी विवशता नहीं होती है तो शायद मैं अच्छा आंसर दे पाऊंगा। और फिर इस प्रश्न का उत्तर देना कि भीतरी विवशता क्या होती है, शब्दों में इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता है। इसके लिए मैं आप लोगों को एक उदाहरण देता हूं। तो अब देखते हैं कि वो उदाहरण क्या दे रहे हैं।
तो उनका उदाहरण है कि वो अपने ही बारे में बता रहे हैं कि मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, मतलब वो साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, उन्होंने साइंस लेके पढ़ाई की है और अणु क्या होता है ये भी मुझे पता है, और अणु में से जो विनाश हो सकता है उसके बारे में भी मुझे पता है कि इसमें रेडियम धर्मी किरणें होती हैं और इससे किसी का भी नाश किया जा सकता है, विनाश किया जा सकता है, किसी को मारा जा सकता है। ये सब ज्ञान मुझे है क्योंकि मैंने किताबों में भी पढ़ा है और सैद्धांतिक मतलब मैंने लैब्स में भी देखा है कि एक अणु कितना नुकसान पहुंचा सकता है। फिर जब हिरोशिमा में अणु बम गिरा था, आप लोगों ने सुना होगा, बहुत पहले की घटना है कि हिरोशिमा जापान के जो दो क्षेत्र थे हिरोशिमा और नागासाकी, वहां पर परमाणु बम का परीक्षण हुआ था कि परमाणु बम अगर हम किसी कंट्री के ऊपर फेंकेंगे तो उनका कितना नुकसान हो सकता है। ये चीज वहां पर परीक्षण किया गया था, टेस्ट किया गया था। तो लेखक कहते हैं कि मैंने इसका समाचार भी पढ़ा और इसके परवर्ती का मतलब है कि परमाणु जब फेंक दिया गया तो उसके बाद के क्या प्रभाव पड़ेंगे इसके बारे में भी मैंने पढ़ा। उसके प्रभावों का ऐतिहासिक प्रमाण भी सामने आ गया, मतलब कि जब कहीं पर कोई बम गिराया गया है, अणु बम गिराया गया है, तो उसके जो परिणाम हुए हैं उन्हें ऐतिहासिक प्रमाण कहा है लेखक ने। तो वो भी लेखक को पता है क्योंकि लेखक ने न्यूज़ में, अखबार में ये सब चीज़ें पढ़ी हैं। कई बार आपने पढ़ा होगा कि पहाड़ों पर जो सड़कें बनाई जाती हैं वो भी बॉम्ब ब्लास्ट करके वहाँ पर रास्ता निकाला जाता है और फिर वहाँ पे सड़कें बनती हैं। कहीं सुरंग खोदनी है तो वहाँ पे भी ब्लास्ट किया जाता है और वहाँ पे फिर सुरंग का रास्ता निकल आता है। तो इस तरह के जो सृजन के कार्य हैं, कोई कंस्ट्रक्टिव वर्क है, उसको करने के लिए तो इसका यूज़ हो रहा है, वो सही है, लेकिन अब कई लोग इसका दुरुपयोग भी करने लगे हैं कि कहीं भी जो बहुत पॉपुलेशन वाला एरिया है वहाँ जाके बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया, लोगों को मार दिया। तो इस तरह के काम भी हो रहे हैं, मतलब दुरुपयोग, विज्ञान का दुरुपयोग भी किया जा रहा है। तो लेखक होने के नाते वो कहते हैं कि इसके दुरुपयोग के प्रति दिमाग विद्रोह करे, ये स्वाभाविक है कि हमारा दिमाग हमें ये कहता है कि ये गलत हो रहा है, जो भी दुरुपयोग कर रहे हैं ये गलत है। तो इसके ऊपर मैंने कई लेख भी लिखे हैं कि हमें विज्ञान का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ये लेख मैंने क्यों लिखे? क्योंकि ये अनुभूति के स्तर पर विवशता थी। अनुभूति किसे कहते हैं ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आप अनुभूति को समझेंगे तभी आप इस पूरे पाठ को समझ पाएंगे। अनुभूति का मतलब है कि कोई भी ऐसी बात जो हम पर घटित नहीं हुई है, कोई ऐसी घटना जो हमारे ऊपर घटित नहीं हुई है, बल्कि ना ही हमारे सामने घटित हुई है, बल्कि हमने उसके बारे में सुना या उस दृश्य को देखा और देखने मात्र से वो हमारे हृदय में इतनी गहराई से उतर गई कि जो दर्द वहाँ लोगों को हुआ होगा उसे हमने भी वैसा का वैसा महसूस कर लिया, उसे अनुभूति कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि अनुभूति का मतलब है किसी दूसरे के दर्द को बिना अपने ऊपर झेले हुए दिल की गहराई से उस महसूस करना, उसे अनुभूति कहते हैं। तो लेखक कहते हैं कि मुझे इस बात की अनुभूति हुई कि अगर हम परमाणु का गलत प्रयोग करते हैं तो उससे कितना हानि हो सकती है। तो इस वजह से मैंने इस पर कई लेख भी लिखे। आगे लेखक ने कहा कि इस तरह की जो अनुभूति हमें होती है वो हमारे दिमाग की पकड़ से आगे की बात है। मतलब जो अनुभूति है वो दिल की बात है, दिमाग की बात नहीं है। दिमाग से तो हमें पता है कि परमाणु से कितना नुकसान हो सकता है, लेकिन जब तक वो अनुभूति नहीं होगी, हमारे दिल में वो दर्द नहीं उतरेगा, हम उससे पीड़ित लोगों के बारे में कुछ भी नहीं लिख सकेंगे। इसलिए लेखक कहते हैं कि मैंने इस विषय में कोई कविता नहीं लिखी। हालांकि मुझे पता था युद्ध का समय चल रहा था भारत में, तो कुछ सैनिक ब्रह्मपुत्र नदी में बम फेंक के वो हजारों मछलियों को मारते थे, जबकि उन्हें आवश्यकता तो एक दो की रही होगी खाने के लिए। अगर उन्हें मछलियां चाहिए थी तो एक दो की आवश्यकता रही होगी, लेकिन वो बम फेंक देते थे उसमें और जिससे हजारों मछलियां मर जाती थी। तो लेखक कहते हैं कि उस घटना को मैंने अपने सामने देखा था कि किस तरह से जीवन का अपव्यय किया जा रहा है। अपव्यय मतलब फिजूल खर्ची, मतलब एक मछली चाहिए और बहुत सारी मछलियों को मारा जा रहा है। तो जीवन का अपव्यय जिस तरह से किया जा रहा था वहां पर, उसको देख करके मैं अणु बम से कितना जीवन का नाश हुआ है ये मैं अनुभव आराम से कर पा रहा था। और इसके बाद मुझे जापान जाने का अवसर मिला, तब मैं हिरोशिमा भी गया जहां पर बम फेंके गए थे।
अस्पताल भी देखा मैंने जहाँ पर उस रेडियम पदार्थ से कुछ लोग जो घायल हुए थे वो वर्षों से उस अस्पताल में थे और कष्ट पा रहे थे। इस तरह से मुझे प्रत्यक्ष अनुभव तो हो गया। प्रत्यक्ष मतलब सामने से तो मैंने उस चीज़ को देख लिया कि लोग कितना तड़प रहे हैं और अभी भी उनके साथ कितना नुकसान हो रहा है, उनके जीवन का नुकसान हुआ है, उनके शरीर के अंगों का नुकसान हुआ है। ये चीज़ लेखक जापान हिरोशिमा गए और वहाँ के अस्पतालों में जाकर के उन्होंने देखा कि लोग किस तरह से अभी भी मुश्किल में है, उन्हें कितना नुकसान हो रहा है। लेकिन जो अनुभव लेखक ने वहाँ किया वो अनुभव और अनुभूति दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अनुभव वो होता है जो हमारे साथ घटता है, हम सामने से देखते हैं, उसे अनुभव कहते हैं। और अनुभूति वो होती है जो हम देख नहीं रहे हैं, हमारे साथ घट नहीं रहा है, लेकिन उसको सुनने मात्र से ही हमारे मन में वही दर्द पैदा हो जाए जो उस व्यक्ति के मन में हुआ होगा जिसने उस चीज़ को सहन किया है। तो लेखक कह रहे हैं कि एक कृतिकार के लिए तो ये बहुत जरूरी है कि अनुभव उसे हो या ना हो, लेकिन अनुभूति उसे हो जानी चाहिए। अगर अनुभूति हो जाती है और उसके मन में संवेदना प्रकट हो जाती है, संवेदना, सम मतलब बराबर और वेदना मतलब पीड़ा, मतलब कि उतनी ही पीड़ा, उतना ही कष्ट उस व्यक्ति के मन में पैदा हो जाए जितना कि झेलने वाले को हुआ था। तब फिर वो अपनी कल्पना करके, जब वही दर्द उसके मन में पैदा हो जाए तो फिर वो कल्पना करके उस चीज़ को लिख सकता है जो वहाँ पर घटित हुआ है। वास्तव में लेखक के साथ वो घटित नहीं हुआ है, ना ही उसकी आंखों के सामने घटित हुआ है, उसने कभी उस चीज़ को अनुभव भी नहीं किया, लेकिन उसकी आत्मा के सामने वो चीज़ अपने आप ही प्रत्यक्ष हो जाती है जब उसे अनुभूति होती है। तो हिरोशिमा में सब कुछ देखकर भी लेखक ने उसी समय कुछ भी नहीं लिखा, क्योंकि हिरोशिमा के लोगों को देखकर के भी लेखक के मन में वो अनुभूति पैदा ही नहीं हुई, वो दर्द पैदा ही नहीं हुआ उसके मन में, तो उसने कोई भी रचना करने की नहीं सोची। फिर क्या हुआ कि एक दिन लेखक सड़क पर घूम रहे थे और घूमते हुए उसे एक पत्थर पर एक उजली सी छाया दिखाई दी। पत्थर पर कोई छाया थी, यानी कि कोई पिक्चर टाइप की हल्की सी वो थी। तो लेखक को ये एहसास हुआ कि जिस समय यहाँ पर विस्फोट किया गया था ना, उस समय यहाँ जरूर कोई खड़ा होगा, और जब विस्फोट हुआ तो उसके अंदर से जो रेडियम की किरणें निकली, उनसे क्या हुआ कि वो आदमी जो खड़ा था, वो रेडियम किरणों ने उस आदमी के शरीर को झुलसा दिया और आदमी का शरीर पूरा जल गया, और जलने से उसके शरीर की जो आकृति थी ना, वो इस पत्थर पर जाकर के चिपक गई। शरीर तो उसका जल गया, भाप बन के उड़ गया, लेकिन जो शरीर की आकृति थी वो रेडियम धर्मी किरणों के कारण पत्थर पे चिपक गई। एक मनुष्य का शरीर का चित्र बन गया पत्थर पर। तो उस छाया को देख करके जैसे लेखक को एक थप्पड़ सा लगा, वो बिल्कुल हैरान परेशान वहां पर खड़ा रह गया, और उसके मन में एक जलता हुआ सूरज उगा और डूब गया। मतलब कि एकदम से लेखक को वो अनुभूति हो गई कि कितना दर्द उस व्यक्ति को हुआ होगा जो यहाँ खड़ा होगा और परमाणु विस्फोट हुआ और उसका शरीर यहाँ पर छप गया, और शरीर पूरा जल करके भाप बन के उड़ गया, लेकिन शरीर की आकृति पत्थर पर छप गई। आज लेखक को अनुभूति हुई, और अनुभूति होने के बाद लेखक को ये लगा कि हिरोशिमा में जो विस्फोट हुआ था उसका मैं खुद भोगता हूँ, मतलब मैंने खुद उसे भोगा है, और इसी में से फिर वो विवशता पैदा हुई जो बहुत जरूरी है कुछ भी रचना करने के लिए। तो लेखक लिखते हैं कि मेरे अंदर की जो बेचैनी थी वो मेरे दिमाग से निकल करके संवेदना मतलब बराबर की पीड़ा के क्षेत्र में आ गई, यानी कि मैंने भी उसी पीड़ा को महसूस किया जो उस व्यक्ति ने किया होगा, और धीरे धीरे मैं उससे अपने को अलग कर सका। लेखक ने अचानक एक दिन हिरोशिमा पर कविता लिखी। जापान जब वो गए थे, हिरोशिमा में भी गए थे और वहाँ के अस्पताल में भी गए थे, उस समय नहीं लिखी। भारत लौटे जब वो और रेलगाड़ी में बैठे थे, तब वहाँ रेलगाड़ी में बैठे बैठे एक कविता लिखी। अब वो कविता अच्छी है या बुरी, इससे लेखक कहते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेखक कहते हैं कि मेरे लिए वो कविता बिल्कुल सच्ची है। क्यों सच्ची है? क्योंकि वो अनुभूति प्रसूत है, यानी कि वो अनुभूति से पैदा हुई है। अनुभूति का मतलब है जो चीज़ देख करके हमारे साथ वही पीड़ा, वही दर्द हमारे मन में पैदा हो जाता है जो
उस व्यक्ति के मन में रहा होगा जिसने उस घटना को भोगा है। और यही बहुत बड़े महत्व की बात है। यानी लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि जब भी कोई रचना करनी हो तो उसके लिए लेखक को उस दर्द से गुजरना पड़ता है जो दर्द किसी व्यक्ति ने झेला हो। यानी जो घटना किसी और के साथ घटित हुई है वो घटना लेखक को अपनी अनुभूति में वापस से जिंदा करनी पड़ती है, तभी वो किसी चीज़ की रचना कर सकते हैं। तो ये था पाठ मैं क्यों लिखता हूँ, जिसमें लेखक ने 2 कारण बताए हैं लिखने के, एक आंतरिक कारण और एक बाहरी कारण, एक आंतरिक विवशता और एक बाहरी विवशता। बाहरी विवशता में उन्होंने 3 बातें बताई कि प्रकाशक का तकाजा हो, संपादक का तकाजा हो या पैसों की कमी हो, पैसे चाहिए हो तब लेखक लिखता है। लेकिन ये तीनों कारण भी काम करते हैं जब उसका खुद का मन लिखने का हो। और मन कब होता है लिखने का? जब उसे अनुभूति प्रत्यक्ष होती है, यानी कि जब उसे संवेदना पैदा होती है। यानी कि जिस व्यक्ति के साथ कोई भी घटना घटित हुई है उस व्यक्ति ने ऐसा महसूस किया होगा, जब वही भाव लेखक के अंदर आ जाते हैं तभी वो किसी चीज़ की रचना करता है, अन्यथा उसके ऊपर कितना भी दबाव हो वो किसी चीज़ की रचना नहीं करता है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा पाठ। वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। थैंक यू। Please like, share and subscribe my channel and don't forget to drop a lovely comment. Thank you.